हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे समास क्या है, समास के भेद और उसको पहचानने का तरीका कि इस समास में कौन सा समास है। आपको मैं बहुत ही सरल तरीका बताऊंगी जिससे आप समास को देख के या उसका विग्रह करके तुरंत समझ जाएंगे कि ये कौन सा समास है। तो चलिए शुरू करते हैं। समास क्या है, पहले ये समझ लेते हैं कि समास का अर्थ है संक्षिप्त करना। जब हम किसी दो तीन शब्दों को आपस में जो कि आपस में संबंध रखते हैं उनको संक्षिप्त करके जब एक शब्द बनाते हैं, एक शब्द में कहते हैं, तो वही समास होता है। तो समास की परिभाषा इस तरीके से है कि आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब नया सार्थक शब्द बनता है तो उसके मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। आपने यहाँ पे देखा कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब नया सार्थक शब्द बनता है तो उसके मेल की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे कि जन जन तक पहुँचने वाला धन, जन धन। ठीक है। अब समास को समझने के लिए आपको समझना होगा कि समस्त पद क्या है और समास विग्रह क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समस्त पद क्या है। समास रचना में दो पद होते हैं, ये तो आपको हम पहले बता चुके हैं। पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। समास रचना क्या है यह आपको पहले बता दिया कि दो या दो से अधिक शब्द पदों के मेल से एक नया सार्थक शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। तो समास में क्या है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है। तो जो पहला पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं और जो दूसरा पद होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। और इन दोनों के समास से बना नया शब्द क्या है, समस्त पद कहलाता है। जैसे कि दशानन एक समस्त पद है और इसमें 10 पूर्व पद है और आनन उत्तर पद है। तो अब हम देखते हैं कि समास विग्रह क्या है। विग्रह का अर्थ होता है अलग करना या फिर तोड़ना। तो जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं तोड़ना, तो जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अब हम देखते हैं कि समास के भेद कितने हैं। समास के 6 भेद हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अव्ययीभाव समास क्या है। इसमें पहला पद प्रधान होता है और जो समास बनता है वह शब्द जो है वो अव्यय होता है। ठीक है। इसमें पहला पद प्रधान होता है और समास से जो शब्द बनता है वो अव्यय होता है। अव्यय से यहाँ मतलब है कि उस शब्द में लिंग, वचन, क्रिया के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता। और हम इसको इस प्रकार से भी पहचान सकते हैं कि इसका पहला पद उपसर्ग होता है। इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसका पहला पद उपसर्ग होता है। अ, प्रति, ब, ठीक है, में ये सब उपसर्ग है और इन उपसर्गों से लगे हुए जो भी समास बनते हैं वो अव्ययीभाव समास में आते हैं। जैसे कि अजीवन, अजीवन में अ उपसर्ग लगा हुआ है तो आप ये समझ जाइए कि इसमें अव्ययीभाव समास है। प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है आगे, मतलब ये अव्ययीभाव समास है। तो आप अव्ययीभाव समास कैसे पहचानेंगे ये आपने समझ लिया। बहुत ही सरल तरीका है कि पहला पद क्या होता है, इसमें उपसर्ग होता है। अब हम देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है और पहले पद के साथ में उसकी जो विभक्ति लगी हुई होती है उसका लोप होता है। इसमें तत्पुरुष समास में दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है और पहले पद के साथ में लगी हुई विभक्ति का लोप होता है। जैसे कि परलोक गमन, तो यहाँ पे गमन क्या है, वो प्रधान है और इसमें पहले पद के साथ में यानी कि परलोक के साथ में लगाई हुई विभक्ति जो कि को है, परलोक को गमन है ना, परलोक को जाना, परलोक को गमन, तो को विभक्ति का लोप है इसमें। इसका मतलब यहाँ पे क्या है
तत्पुरुष समास है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो के लिए यहाँ पे के लिए विभक्ति का जो है वो लोप है, तो यहाँ पे कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास हुआ। अब आपने विभक्तियाँ पढ़ी होंगी, का, की, के लिए, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, ये विभक्तियाँ आपने पढ़ी है। और अगर नहीं पढ़ी है तो इस तत्पुरुष समास के भेद में हम आपको वो भी बताएंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो हम आपका उसी पे बनाएंगे जिसमें हम आपको तत्पुरुष समास के भेद के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो अभी आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि तत्पुरुष समास पहचानने का ये तरीका है कि इसका दूसरा पद प्रधान होता है और जो पहले पद के साथ में इसकी विभक्ति लगी हुई होती है उसका लोप होता है। जब विग्रह करो तब वो विभक्ति दिखाई पड़ती है। तो आप इसका विग्रह करके समझ सकते हैं कि इसमें तत्पुरुष समास है। अब हम देखते हैं कि कर्मधारय समास क्या है। जिस समास में पहले व दूसरे पद में विशेषण विशेष का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है। और इसके विग्रह करने पर के समान तथा है जो आता है, जैसे कि जब हम विग्रह करेंगे तो उसमें के समान या फिर है जो शब्द आएगा। जैसे कि कमल नयन, तो इसमें क्या है? विशेषण और विशेष का संबंध है। कमल के समान नयन, उपमा और उपमेय का संबंध है। ठीक है। कमल की उपमा दी जा रही है नयन से, उपमा उपमेय का संबंध है इसमें, विशेषण विशेष का संबंध है इसमें। तो एक तो आपने ये देख लिया कि विशेषण विशेष का संबंध है और विग्रह करने पर के समान आया, तो कमल के समान नयन, तो आपने देखा ना इसमें के समान आया। इसी तरीके से महापुरुष, महान है जो पुरुष, तो विग्रह करने पर आपने देखा ना कि जो आया है जो आया, तो महान है जो पुरुष। तो आप कर्मधारय समास को ऐसे पहचान सकते हैं कि उसका विग्रह करने पर के समान तथा है जो, इन दोनों में से एक आता ही आता है। पहले पद और दूसरे पद में विशेषण विशेष का संबंध होता है और विग्रह करने पर के समान या फिर है जो आता है। ठीक है। तो आपने इस तरीके से देख लिया कि कर्मधारय समास क्या है। आप इसको देख के आप समझ सकते हैं कि कर्मधारय समास क्या है। जैसे कि महाराज, महान है जो राजा, महाराजा। ठीक है। एक दो उदाहरण और भी देख लीजिए आप। नील गगन, नीला है जो गगन। ठीक है। गगन की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे नीला, तो एक तो विशेषण विशेष का संबंध है, आपने ये भी देख लिया। और विग्रह करने पर क्या आ रहा है? नीला है जो गगन, तो है जो आया विग्रह करने पर। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कर्मधारय समास में पहचान सकते हैं कि वो कौन सा समास कर्मधारय समास होता है। फिर आपका आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास तो पहचानना बहुत ही आसान है, क्योंकि द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों खंड समान होते हैं। जिस समास में दोनों खंड समान हो, ठीक है, और उसमें योजक चिन्ह लगा होता है। योजक चिन्ह आप देख रहे हैं, पाप और पुण्य, इसके बीच में एक चिन्ह लगा हुआ है डैश का, तो ये जो चिन्ह लगा हुआ है पाप और पुण्य के बीच में, उसी को योजक चिन्ह कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दोनों खंड समान होता है और इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। तो जिसके भी बीच में योजक चिन्ह लगा होता है वो क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ये देखिए कि किसी के बीच में अगर योजक चिन्ह लगा हुआ है तो वो क्या है? द्वंद्व समास है। जैसे कि पाप पुण्य, पाप और पुण्य, विग्रह करने पर और आता है, और वैसे समास पद को देखने पे आपको वो योजक चिन्ह आपको दिखाई पड़ेगा। तो सुख दुख, सुख और दुख, तो विग्रह करने पर और आया, और समस्त पद में क्या है? सुख के बीच में क्या लगा हुआ है? योजक चिन्ह लगा हुआ है। सुख और दुख के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो आप ये देख के समझ जाइए कि ये कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ठीक है। फिर हम देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास भी बहुत ही आसान है।
आप इसको देख के समझ जाएंगे कि ये द्विगु समास है। द्विगु समास में क्या होता है कि पहला पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची मीन्स उसमें कोई ना कोई गिनती होती है। तो जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाची हो वो द्विगु समास कहलाता है। जैसे तिरंगा, तो तिरंगा जो है वो 3 रंगों का समूह, तो इसमें तिरंगा संख्यावाची है। चौराहा 4 राहों का समूह, तो इसमें क्या है, संख्या है 4, तो इसका मतलब ये कौन सा समास हुआ, द्विगु समास हुआ। ठीक है। इसी तरीके से नवरात्र 9 रातों का समूह, तो इसमें 9 जो है वो क्या है, संख्यावाची है, तो इसका मतलब ये कौन सा समास है, द्विगु समास है। तो जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो वो द्विगु समास कहलाता है। तो अब हम देखते हैं कि बहुव्रीहि समास क्या है। जिस समास के दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं हो अपितु तीसरा ही पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। आपने देखा कि समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो बहुव्रीहि समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि तीसरा ही पद प्रधान होता है, तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। अब इसको पहचानेंगे कैसे? इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसका विग्रह करने पर जिसका या जिसके शब्द आते हैं, और ये ज़्यादातर भगवान से संबंधित होते हैं। जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो आपने इसमें यहाँ पे देखा कि विग्रह करने पर जिसका शब्द आया, और ये किससे संबंधित है, नीला है कंठ जिसका, यानी कि भगवान शंकर, तो शंकर भगवान से संबंधित है। ठीक है। उसी तरीके से दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि पीताम्बर, तो इसमें पूर्व पद क्या है, पित्त है, और दूसरा पद अंबर है, तो ना तो पित्त प्रधान है ना अंबर प्रधान है। यहाँ पे तीसरा पद प्रधान है श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो पित्त है अंबर जिसका, तो आपने देखा यहाँ पे विग्रह करने पर जिसका शब्द भी आया, और तीसरा पद प्रधान यानी कि श्री कृष्ण के बारे में बात हो रही है, तो तीसरा पद श्री कृष्ण प्रधान है। ठीक है। 2 तरीका देख लिया आपने कि जिसका शब्द आया विग्रह करने पर, और तीसरा पद प्रधान है यानी श्री कृष्ण भगवान प्रधान है, तो यहाँ पे आपने देखा कि भगवान के बारे में बात हो रही है। एक तो ये तरीका हो गया आपका पहचानने का। फिर विग्रह करने पर जिसका या जिसके शब्द आता है, ये आपने देख लिया, तो इसको पहचान लिया कि हाँ ये बहुव्रीहि समास है। तो इसके पहचानने के 2 तरीके हैं मुख्य रूप से। एक तो इसमें भगवान से संबंधित ज़्यादातर बात होती है, ज़्यादातर इस समास से जो समास होते हैं, बहुव्रीहि समास जो होते हैं, उसमें ज़्यादातर भगवान से ही संबंधित होते हैं, भगवान की विशेषता ही उसमें बताई जाती है। तो एक तो तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका ये हो गया कि इसका विग्रह करने पर जिसका या जिसके शब्द आते हैं। ठीक है। तो आपने देख लिया बहुव्रीहि समास, पहचान लेंगे अब आप। इसमें कोई कुछ कठिन नहीं है, बस खाली ये याद रखना है कि विग्रह करने पर जिसका शब्द आता है, और ये ज़्यादातर जिसके बारे में बात होती है वो कोई भगवान के बारे में ही बात होती है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि समस्त पद ऐसे मिल जाते हैं जिसके विषय में शंका होती है कि ये पद बहुव्रीहि है, कर्मधारण है, द्विगु समास है, किसके उदाहरण है ये हम समझ नहीं पाते। तो इस बात का जो है, इसको हम इस बात से पहचानते हैं कि उसका विग्रह देख के पहचानते हैं। इस बात का निर्णय हम उसके विग्रह को देख के करते हैं कि ये कौन सा समास है। जैसे कि पीताम्बर, ठीक है, तो ये अगर पीताम्बर है तो वहाँ पे अगर पित्त है अंबर जिसका, देखिए जिसका शब्द अगर आया तो वहाँ पे वो क्या है, बहुव्रीहि समास है। लेकिन अगर पीताम्बर लिखा हुआ है और उसके विग्रह पित्त अंबर है, यानी कि पित्त के समान अंबर, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मधारण समास हो जाएगा। क्योंकि हमने कर्मधारण समास में आपको बताया था के समान आता है जो आता है ना। तो यहाँ पे पित्त के समान अंबर अगर है विग्रह में तो वहाँ पे वो हो जाएगा कर्मधारण समास। और अगर पित्त है अंबर जिसका अगर है विग्रह में तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। उसी तरीके से कंफ्यूज करने वाला एक उदाहरण और देख लीजिए, जैसे कि त्रिफला। तो त्रिफला जो है वो 3 फलों का समूह, तो यहाँ एक तो संख्यावाची है त्रिफला,
तो वहाँ पे हमने बताया था कि संख्यावाची किस में होता है, द्विगु समास में होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन अगर ये बोला जाए त्रिफला, 3 फलों वाली औषधि, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो पहले पद यानी त्रि और फला यानी उत्तर पद के बारे में बात ना करके वो किसी तीसरे के बारे में ही बात कर रहे हैं, तीसरा ही पद इसमें प्रधान है। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो जब हम देखते हैं वही शब्द होता है, लेकिन अब हम उसमें देखें कि समास कौन सा है, तो समास हम किससे निकालते हैं, समास हम उसके विग्रह से निकालते हैं। तो अभी आप ये बात समझ गए होंगे पूरा समास, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समास को पहचानने में कि ये कौन सा समास है। आपकी और प्रैक्टिस के लिए मैंने एक शीट बनाई है, जिसको डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।